बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। ना हो परेशान, खेती बाड़ी है आसान, बस समय का रखना है आप सबको ध्यान, तभी तो आप बनेंगे एक सफल किसान। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। उन्नत खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि का बेहतर प्रशिक्षण दे रही है जोहार योजना। ठंड में पशुओं को बचाए अंतः एवं बाह्य परजीवियों से। ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। झारखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई नवीन योजनाओं में एक प्रमुख योजना है जोहार योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि की बेहतर प्रशिक्षण दी जा रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रोजगार से जोड़ा जाएगा और उत्पादन के लिए बाजार भी मुहैया कराने का प्रावधान है। ठंड के मौसम में पशुओं में परजीवियों की संक्रमण की संभावना होती है। अंतः परजीवी एवं कृमि और बाह्य परजीवियों में अढ़ई, चमोकन इत्यादि का प्रकोप पशुओं में देखने को मिलता है। इन परजीवियों का समय रहते समाधान नहीं करने से रोग बढ़ने या दूसरे रोगों के लगने की संभावना रहती है। इसलिए इन परजीवियों का तुरंत समाधान करना चाहिए। पशु विशेषज्ञों की सलाह है कि अंतः परजीवियों के लिए अल्बेंडाजोल दवा और बाह्य परजीवियों के लिए आयरवेक्टिन नामक दवा पशुओं को पशु विशेषज्ञ की सलाह देना चाहिए। स्वीट कॉर्न आजकल हमारे झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय स्वीट कॉर्न लगाने के इच्छुक है वे स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया बेहतर माने जाते हैं। स्वीट कॉर्न के ये प्रभेद कम समय में अच्छी उपज देने के लिए प्रचलित है। सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 10 से 12 किलोग्राम की दर से बीज प्राप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। स्वीट कॉर्न के ये प्रभेद 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाते हैं तथा 200 से 250 क्विंटल तक स्वीट कॉर्न की उपज पाई जा सकती है। ठंड के मौसम में पशुओं को अपने पाले हुए गाय, भैंस और बकरियों जैसे मवेशियों के आवास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे आवास गीला ना हो, ज़्यादा हवा आवास में नहीं आए, साथ ही पशुओं को दिन में धूप में रखना चाहिए। ज़्यादा ठंड की अवस्था में छौनों के लिए फर्श पर पुआल इत्यादि की बिछावन की व्यवस्था करना अच्छा होता है और आवास में अलाव इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पशु ठंड से बच सके। इस प्रकार आवास का प्रबंधन कर पशुओं को ठंड और उससे होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। खेतीबाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। गहरे कुओं, दूर स्थित तालाब, नहर या अन्य जल स्रोतों से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाता है यह ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप सिंचाई कार्य में लगने वाले मेहनत और मजदूरी की बचत के साथ समय की भी बचत करता है। कम जल उपलब्धता वाले जगहों पर इसकी उपयोगिता बहुत है। यह उपकरण बाजार में उपलब्ध है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से फैलने की संभावना है, इसलिए गाइडलाइन जैसे मास्क लगाना, साफ सफाई रखना, उचित दूरी का पालन करना इत्यादि का पालन करें। अपने और अपने परिवार के लोगों को टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान,
ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो बकरी पालन करते हैं। बकरियों को किसानों का एटीएम भी कहा जाता है। अगर कभी भी उन्हें पैसों की समस्या होती है तो अपनी बकरियों को बेच करके उसका समाधान पाते हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं जो बकरी पालन करते हैं, बकरियों में हमेशा प्रजनन की काफ़ी समस्या पाई जाती है, जिसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि बकरियों में होने वाले प्रजनन समस्या और उसके उपचार के बारे में। चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। कम लागत और सामान्य रखरखाव में बकरी पालन व्यवसाय गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए आय का एक अच्छा साधन बनता जा रहा है। लेकिन बकरियों में बांझपन या प्रजनन संबंधी दिक्कतों के कारण बकरी पालन लाभ के बजाय नुकसान का व्यवसाय साबित हो जाता है। जानकार बताते हैं कि बकरा 6 से 12 महीने और बकरी 14 से 18 महीने में वयस्क हो जाती है। बकरियां प्रायः वर्ष में एक बार बच्चा देती हैं। अगर वह स्वस्थ हो तो आसानी से गर्भधारण कर लेती है। आज हम रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बकरियों में प्रजनन की जो समस्या होती है वो क्यों होती है और उसका समाधान कैसे किया जाए। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बकरियों में प्रजनन की जो समस्या है जी वो क्यों होती है और उसका समाधान कैसे किया जाए। जी हाँ, बकरी पालन आप देखते हैं कि बकरी पालन बकरियों को गरीबों की गाय कहते हैं। और ख़ास करके अगर झारखंड की बात करते हैं या दूसरे प्रदेशों की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो पशुपालक हैं ग्रामीण परिवेश में भी हर घर में आपको बकरी 2, 4, 5 बकरियां मिल जाती है। और ये आय का बहुत ही अच्छा जरिया है और ये कृषि से भी जुड़ा हुआ है। कृषि के जो भी अवशेष हैं बकरियां को खिलाने के लिए यूज़ करते हैं और बकरियों को
का जो मल मूत्र है कृषि में उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ देखा जाता है कि ये जो बकरियां जो है वो विशेष रूप से कृषि में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में भी बहुत सहायक होती है। तो इस तरह से बकरियां काफ़ी किसानों से जुड़ा हुआ होता है और बकरी ही ऐसा पशु है जिसको गरीबों की गाय कहते हैं कि कम से कम खर्च में हमारे किसान जो है उसको पालन कर सकते हैं, क्योंकि इसके खाने के खर्च में बहुत ही कम खर्च होता है और घास खिला करके अच्छे पत्ते खिला करके बकरियों को हम रख सकते हैं। अब बकरियों की जब बात करते हैं तो बकरियों की नस्ल दो तरह की होती है, एक छोटे नस्ल की बकरियां और एक बड़े नस्ल की बकरियां। तो झारखंड की यदि बात करते हैं तो ज़्यादातर जो किसान जो है छोटे नस्ल की बकरियां ज़्यादा पालन करते हैं, जिसको ब्लैक बंगाल कहते हैं। और ये ब्लैक बंगाल जो बकरियां हैं काफ़ी इसमें खासियत होती है कि इसमें ट्विनिंग ज़्यादा बच्चे देने की क्षमता होती है, मैच्योरिटी जल्दी आती है और ये ज़्यादा लाभकारी होती है और कम खर्च में कम संसाधन में ये बकरियां जो है अपने आप को एडजस्ट करती है और बहुत ज़्यादा पोषक तत्व नहीं भी मिल रहा है तब भी ये बकरियों को कोई अंतर नहीं पड़ता है। वैसे तो जन्म के साथ ही बकरी के मेमने में प्रजनन संबंधी रोग होते हैं, लेकिन कई बार खान पान और अन्य कारणों से प्रजनन संबंधी समस्या बढ़ती चली जाती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि बकरी पालन से आपको उन्नत किस्म के मेमने मिलें तो इसके लिए आपको प्रजनन के दौरान बाहरी बकरे का चयन करना चाहिए और इसे हमेशा बकरी के संपर्क में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त बकरे की मां भी उन्नत किस्म की होनी चाहिए ताकि वह अधिक दूध और ज़्यादा मेमने को जन्म दे। ज़्यादातर जो ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियों की बात करते हैं तो उसमें देखा जाता है 1 से 1.5 साल की जब उम्र हो जाती है तो बकरियां प्रजनन के लायक हो जाती है और लगभग 12 से 15 महीने होते होते वो एक बार बच्चा देती है। वही बड़े नस्ल की बात करते हैं तो 1.5 से 2 साल उनको समय लगता है पहली बार बच्चा देने में। दूसरी चीज़ है कि जब बकरियों को प्रजनन कराते हैं तो उस समय एक ध्यान देना चाहिए कि उनका उम्र जो है लगभग 1 साल 12 महीना 13 महीना उम्र होना चाहिए और साथ ही साथ उसका वजन भी उस अनुसार होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि प्रजनन संबंधी जो समस्याओं की बात करते हैं उसमें देखा जाता है कि बकरियों का जल्दी से गर्म नहीं होना, बार बार पाल गिरा देना, एबॉर्शन होना, तो ये सब जो समस्याएं होती है प्रजनन संबंधी समस्याएं कहलाती है। तो इसके लिए हमारे किसान भाई 2-3 चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान दें कि सबसे पहले जो है कि अच्छी किस्म का जो बकरी है उसको सेलेक्ट करें। जो आप जब बकरियां को ख़रीदने जाते हैं हमारे किसान भाई हाट से ख़रीदते हैं, नर ख़रीदते हैं कि अच्छा नर हो, तो वो काफ़ी डिपेंड करता है कि जो है कि बकरियों का आगे का उसका प्रजनन क्षमता कैसा हो। जैसे बकरियों को ख़रीदने जाते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं कि उसका जो वंशावली है वो देखना चाहिए। बकरा को ख़रीदने जाते हैं तो बकरा को देखना चाहिए बिल्कुल स्वस्थ हो, लंबा हो, उसकी बकरे की अगर दाढ़ी होती है तो बकरा ज़्यादा अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ वो जो बकरा है उसकी प्रजनन क्षमता, उसके जो वंशावली है उसको अगर देखते हैं वो अच्छी होती है तो आगे वो प्रजनन भी अच्छी करेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। ब्रीडिंग के दौरान आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जिस बकरी के ब्रीडिंग के लिए बकरे का चयन किया था वही बकरा उसकी बेटी की ब्रीडिंग में काम ना आए, क्योंकि हानि हो सकती है। इसलिए इससे आपको अंतः प्रजनन यानी इन ब्रीडिंग से बचना अति आवश्यक है। पाल नहीं खाना या फिर देखा जाता है कि बच्चा एबॉर्शन हो जाता है, बच्चा समय से पहले फेंक देता है। इसके बाद जो है कि बकरियां जो है गर्म नहीं हो रही है। तो ये सब जो समस्याएं होती है मुख्य रूप से देखा जाता है ये जीवाणु जनित भी समस्याएं होती है। जैसे एक ब्रुसेलोसिस नामक ये जो बीमारी होती है उसमें देखा जाता है कि अंतिम खास करके जब बकरियां 5 महीने का गर्भकाल होता है तो आप देखेंगे अंतिम ट्राइमेस्टर में मतलब 4 महीने के बाद आप देखेंगे कि गर्भ जो है उसका फेंक देता है। बकरियां जो है बच्चे को जन्म देती है, बच्चा मरा हुआ होता है। इसके अलावा कुछ प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं जैसे कि प्लेसेंटा बाहर नहीं निकलता है। तो जब बच्चा देती है तो बच्चा देने के बाद जो प्लेसेंटा बाहर होता है, इसको जेर कहते हैं, वो ठीक से नहीं आता है। किसान उसको खींच देते हैं, टूट जाता है, जेर का कुछ भाग अंदर रह जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, फिर पस आने लगता है। तो ये सब जो समस्याएं हैं इनको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बकरियों को समय पे प्रजनन कराएं और जब इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टर की सलाह लेकर उसका इलाज करें। अगर बच्चा संबंधित समस्याएं हैं, बच्चा अगर फंस गया है, बच्चा नहीं निकल रहा है और कोई इन्फेक्शन हो गया है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर के उसका उपाय करें। तो ये सब चीज़ विशेष रूप से देखने को मिलता है कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप जो है
कि प्रजनन संबंधी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी है। ये सब जो समस्याएं, खास करके प्रजनन संबंधी जो समस्याएं देखा जाता है कि वैसे बकरियों में होता है जिसमें पोषक तत्व की कमी होती है, और बकरियां जब कमज़ोर होती है तो देखा जाता है कि बच्चे भी कमज़ोर होते हैं, प्लेसेंटा भी ठीक से नहीं आता है, कभी कभी जो है उसका बच्चादानी बाहर आ जाता है। तो ये सब समस्या भी पोषक तत्व से संबंधित है। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा बकरियों में होने वाले प्रजनन की जो समस्या है उसके समाधान कैसे करना है ये आप जान चुके होंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है किचन गार्डन की तैयारी। जी हाँ, किचन गार्डन की तैयारी। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो खेती किसानी से जुड़ना चाहते हैं, घर में ही सब्जियाँ उगाना चाहते हैं जिससे उनको ताज़ी सब्जी मिल सके। धनिया होता है, मिर्ची होती है, टमाटर होती है, वो घर की खा सकते हैं अगर आप किचन गार्डन अच्छे से तैयार करेंगे। तो कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। आज हम ICAR पलांडू में हैं और हमारे साथ है यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RS पांजे, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किचन गार्डन की तैयारी हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। आमतौर पे हमारे किसान भाइयों के पास छोटे छोटे खेत होते हैं या घर के अंदर भी कई बार वो चाहते हैं कि कुछ अपने घर आंगन में लगा लें, तो कैसे लगाएं, कैसे तैयारी करें, आइए इसी बारे में जानते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर हमारे किसान भाई किचन गार्डन की तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे करें? जी हाँ, जैसे अभी सभी लोग जानते हैं जो हमारा शरीर के लिए बहुत सारा पोषक तत्व का ज़रूरत होता है। तो जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, खनिज तत्व चाहिए। तो ये सब जैसे हम अपना घर में, जैसे एक परिवार में 5 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, तो हमारा प्रतिदिन ये पहले जानना है सभी को, विशेष करके जो लोग नहीं जानते मैं ये बता दूं, जैसे हर आदमी को प्रतिदिन ये जो जितना हमारा पोषक तत्व है ये पाने के लिए, जैसे हमको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 1800 किलो कैलोरी हमारा ऊर्जा चाहिए, जिसके लिए हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हमारा विटामिन चाहिए और खनिज तत्व चाहिए। ये जो चीज़ जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब खनिज तत्व है, और विटामिन जैसे विटामिन ए है, जैसे आँख के लिए ज़रूरत है। तो ये जितना हमारा विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, जितना भी हमारा विटामिन है, अरे जो खनिज तत्व है, ये सब के लिए हमको सब्जी का बहुत ज़रूरत है। तो प्रतिदिन एक आदमी को 300 ग्राम सब्जी खाना चाहिए। तो जैसे हम किचन गार्डन का महत्व क्यों है, जैसे हमारा पोषण सुरक्षा, जैसे अभी खाद्य सुरक्षा तो हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हम पोषण सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सके। तो इसीलिए हमारा प्रधानमंत्री जी वही चीज़ बता रहा है जो पोषण सुरक्षा के ऊपर हमको ध्यान देना है। तो ये जो सब्जी हमको रोज़ 300 ग्राम सब्जी खाना चाहिए। वो 300 ग्राम सब्जी में 100 ग्राम आपको साग खाना चाहिए, 100 ग्राम आपको कंद फसल जैसे गाजर है, मूली है, पेचकी है, ओल है, मतलब ज़मीन के नीचे जो लगता है सब्जी, कंद फसल जो है वो खाना चाहिए। और बाकी जैसे हम बैगन, टमाटर, परवल, बीन, मटर जो भी खा रहे हैं, जो ऊपर जो फलता है, तो ये 3 प्रकार का मतलब 100 ग्राम करके हमको खाना चाहिए, और करीब करीब 100 ग्राम हमको फल खाना चाहिए। तो ये यदि हम खाएंगे तब हमारा ये जो पोषण सुरक्षा हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए मतलब 100 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जी, मतलब टोटल 400 ग्राम हमको फल का 100 ग्राम और सब्जी का 300 ग्राम खाना चाहिए प्रतिदिन एक आदमी को। बिल्कुल। तो ये प्राप्त करने के लिए हमारा घर में जो पोषक वाटिका जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन गार्डन या किचन गार्डन, ये हमको लगाना अति आवश्यक है। क्योंकि सबका घर में थोड़ा सा जगह रहता है अपना घर के पीछे, जिसको हम बैकयार्ड गार्डन बोलते हैं, उसमें हम ये किचन गार्डन को हम बना सकते हैं और उसमें तरह तरह का सब्जी और कुछ फल हम लगा सकते हैं। अभी हम बताएंगे जो कैसे लगाना है। जैसे एक 5 से 6 आदमी का यदि कोई फैमिली है तो 200 स्क्वायर मीटर का एरिया यदि मिल जाए तो हमारे लिए वो सफिशिएंट है, जो मैंने पर्याप्त है, जो हम प्रतिदिन जैसे मैं बता रहा हूँ 300 ग्राम सब्जी चाहिए। तो 300 ग्राम सब्जी के लिए जैसे 5 से 6 आदमी का है तो 5 आदमी होगा तो 1.5 किलो सब्जी हमारा घर में पूरा दिन में बनना चाहिए।
तो प्रतिदिन हमको 1.5 किलो सब्जी चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा जो प्लानिंग क्या होना चाहिए, जहाँ हम जो किचन गार्डन बनाएंगे तो उसमें हम कैरी बनाएंगे और उसमें मेड़ भी रहेगा, जैसे एक कैरी से दूसरा कैरी का जो हम अलग करेंगे उसमें मेड़ होता है। तो इसमें क्या है, जो हमारा जगह कम है तो जगह का अच्छा से इस्तेमाल करना है, इसलिए जैसे हम घेरा और पूरा जगह को घेरा करना, क्योंकि नहीं तो बैल बकरी घुस जाएगा तो हमारा नष्ट कर देगा। इसीलिए वो चारों तरफ से घेरा होना चाहिए, चाहे बांस का प्रयोग करके, झाड़ी प्रयोग करके वो घेरा होना चाहिए। और ये जो घेरा में भी हम पूरा इस्तेमाल करेंगे, पूरा जगह का सही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि घेरा में हम जैसे लतादार सब्जियां को लगाएंगे, जैसे सेम है, आपका कद्दू है, आपका करेला है, ये सब चीज़ जितना लतीदार सब्जियां हैं उसको हम लगाएंगे। और जितना मेड़, जैसे एक कैरी से दूसरे कैरी को जो हम अलग करते हैं मेड़ से, वो मेड़ को भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे मूली है, गाजर है, सलगम है, ये जो कंद वाला जो फसल है उसको हम वो रीज में मैंने मेड़ में हम लगा सकते हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर, जी हाँ, कि जैसा कि आपने बताया कि कम से कम हमारे शरीर को हाँ, पोषक तत्व के रूप में 400 ग्राम सब्जी, जिसमें कि 300 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम जो है फल आवश्यकता होती है। तो चूँकि शहरों में खास करके जो किसान भाई या जो भी हैं इस तरह से खेती करना चाहते हैं, तो चूँकि ज़मीन तो छोटा है, तो एक चीज़ तो ध्यान रखना ही होगा कि कम से कम ऐसे पोषक तत्व के पौधे को लगाया जाए जिससे इसकी भरपाई हो जाए। तो कौन कौन सा पौधे का चयन किया जाए, कौन कौन से सब्जियां लगाई जाए, इसके बारे में बताएं। जी हाँ, जी हाँ। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे हम बोले ना, जैसे 3 प्रकार का सब्जी खाना है, तो जैसे ये जो हम जब लेआउट को बनाएंगे वो किचन गार्डन का या न्यूट्रिशन गार्डन का, पोषक वाटिका का, तो उसमें हमको ये ध्यान देना होगा जे उत्तर दिशा में हम कुछ फल पौधा भी लगाएंगे। जैसे प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जो बड़ा कृषि वैज्ञानिक है हमारा देश का, जो उन्होंने बताया कि हर घर में मुनगा का पौधा होना चाहिए, क्योंकि मुनगा का पत्ती से हमको रोज़ 100 ग्राम साग खाना चाहिए। तो जिस समय से बरसात के समय साग नॉर्मल, जो साग में कीड़ा फीड़ा लग जाता है, तो हम जो पत्ती बा, जैसे कोयनर साग हम लोग यहाँ खाते हैं झारखंड में, उसी तरह ये जो हमारा मुनगा हर घर में होना चाहिए। करी पत्ता का पौधा होना चाहिए। तो उत्तर दिशा में जो बड़ा पेड़ या पपीता हो, जो पपीता हम सब्जी के रूप में खा सकते हैं, फिर फल के रूप में भी खा सकते हैं। और जो केला है, सब्जी केला हम लगाएंगे तो सब्जी के रूप में खा सकते हैं, पका केला के लिए लगाएंगे तो पका के रूप में खा सकते हैं, फल के रूप में। तो इस तरह का जैसे कुछ 1-2 आंवला का पौधा लगा दिए, तो ये जो करी पत्ता, मुनगा, पपीता, केला, ये सब चीज़ को हमको उत्तर दिशा में लगाएं। जब बड़ा पे जैसे उसका छाया हमारा जो कैरी में जो हम सब्जी लगा रहे हैं उसके ऊपर असर ना करे। और ये जो सब्जी हम 3 प्रकार का लगाएंगे, जैसे कुछ कंद, जैसे हम पेचकी लगाए तो कंद वाला चीज़ मेरा हो गया, कुछ कोई आलू भी लगा सकते हैं, तो गाजर मूली लगा सकते हैं। तो हमारा कंद वाला जो चाहिए वो उसका हमारा हो जाएगा, ज़रूरत पूरा हो जाएगा। फिर साग हम लगाएंगे, जैसे लाल साग, जैसे गंधारी साग लगाएंगे, अभी इस समय जैसे जाड़ा का मौसम है तो पालक साग लगाएंगे, धनिया लगाएंगे, जैसे धनिया हमको ज़रूरत होता है। कुछ मिर्चा जैसे हमको प्रतिदिन सब्जी में लगता है, हरा मिर्चा, तो मिर्चा लगा देंगे। फिर बैगन, टमाटर, जो मैंने हमारा पसंद है, वो जिस क्षेत्र में जो चीज़ हम खाते हैं, जिसको पसंद करते हैं, वो हम लगाएंगे। फिर हमारे एक कंपोस्ट पिट होना चाहिए, जितना हमारा घर का जो फल का, सब्जी का छिलका जो भी है, तो वो एक कोने में हम उसका पिट बना देंगे, उसमें चढ़ेंगे। और जो पानी का इस्तेमाल ठीक से करना, जो हमारा रसोई घर से जो हम बर्तन धो रहे, कुछ भी धो रहे, वो पानी को हम नष्ट नहीं करेंगे, वो पानी को हम चैनलाइज करके हमारा जो कैरी में हम डाल देंगे। तो मेरा पानी का भी सही इस्तेमाल हो रहा है। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा किचन गार्डन की तैयारी कैसी करनी है। आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। तो दर्शकों, अभी समय चल रहा है कोरोना काल का, तो कोरोना काल के इस समय में आप 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात को कभी ना भूलें। अगर आपने कोविड का टीका नहीं लिया है तो नज़दीकी टीका केंद्र जाकर
कोविड का टीका ज़रूर लें, साथ ही आप बूस्टर डोज भी ज़रूर लें। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।